ये आपका दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है और आप लोग देखते हैं कि सुबह के टाइम आपकी जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनका डिस्कस कर लिया जाता है, उनके बारे में विस्तार से जान लिया जाता है। और शाम के 6 बजे आपका जो संपादकीय पाठ रहता है, जो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, उसके लिए यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं और एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसलिए भारत के रतन हैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब। अभी आपने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात हुई है। और भारत रत्न की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1954 में ये शुरू हुआ था। पहली बार किसे दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था, कौन कौन से नाम है, ये नीचे आप लोग लिखिएगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के दीर्घ अनुभवी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान उनके व्यक्तित्व, क्षमता और गुणों को मान्यता प्रदान करना तो है ही, और यह उनके दो मुख्य योगदानों के कारण सर्वथा तर्कसंगत भी है। पहला योगदान है कि राजनीतिक सुचिता का नया मापदंड स्थापित करना। दूसरा, सार्वजनिक विमर्श में छद्म सेकुलरवाद और इस्लामी कट्टरवाद के राजकीय तुष्टीकरण को तथ्यों तर्कों के साथ चुनौती देना। आज अनेक दल स्वयं को सेकुलर और 100% गांधीवादी से प्रेरित होने का झंडा तो बुलंद करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गांधी ने सुचिता, परिवारवाद का विरोध सहित का सदैव पालन किया था। और स्वतंत्र भारत में जिन कुछ राजनीतिज्ञों ने इस मर्यादा का अनुसरण किया है, वे वैचारिक रूप से गांधी दर्शन के सबसे निकट रहे हैं, और उन्हीं में से एक लालकृष्ण आडवाणी भी हैं। और जब विपक्ष में रहते हुए जैन हवाला कांड में आडवाणी जी का नाम आया, तब उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और निर्दोष सिद्ध होने तक संसद न जाने का प्रण भी लिया। और जब दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत ने उन्हें बेदाग घोषित किया, तब उन्होंने वर्ष 1998 में चुनावी राजनीति में वापसी की। और राजनीतिक शुचिता संबंधी इस परंपरा का निर्वहन नरेंद्र मोदी ने भी किया। जब वर्ष 2002 में के गुजरात दंगा मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल ने 2010 में बुलाया, तब वह बिना कार्यकर्ताओं की भीड़ के गांधीनगर स्थित एसआईटी कार्यालय पहुंचे और 2 सत्रों में 9 घंटे की पूछताछ में देर रात 1 बजे तक हिस्सा लिया। इसकी तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है, और आप देखेंगे यह वित्तीय कदाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बार बार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की समन की अवहेलना करने, उनके द्वारा जेल से सरकार चलाने का दावा करने, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने से ईडी पूछताछ के समय कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विरोधी दलों द्वारा शासित कई राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के आने पर रोक लगाने के लिए फरमान जारी करने और चारा घोटाले में अदालत द्वारा दोषी लालू प्रसाद यादव के साथ स्वयंभू सेकुलरवादियों द्वारा मंच साझा करने से स्पष्ट है कि इस पृष्ठभूमि में आडवाणी जी और उपरोक्त विरोधी दलों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट है। वर्ष 1980 में भाजपा की स्थापना के पश्चात लालकृष्ण आडवाणी ने उस सेकुलरवाद को तर्कों और तथ्यों से सीधी चुनौती दी जो अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन चुका था। और जब वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की साहिबानों को तलाक के बाद उसके पति से गुजारा भत्ता दिलाने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, तब मुस्लिम समाज का कट्टरपंथी वर्ग बौखला उठा और इस्लाम खतरे में है और शरीयत बचाओ नारों के साथ देश के कई हिस्सों में हजारों मुसलमानों ने प्रदर्शन भी किया। अदालत का फैसला प्रगतिशील और मुस्लिम महिलाओं को मध्यकालीन दौर से बाहर निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, परंतु तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथियों के समक्ष आत्मसमर्पण करके प्रचंड बहुमत के बल पर साहिबानों मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही पलट दिया। और उस प्रकरण ने अपनी जड़ों से कटे और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा भ्रमित भारतीय मुस्लिम समाज के एक वर्ग में यह संकीर्ण मानस स्थापित कर दिया कि वे भारतीय व्यवस्था को घुटनों पर ला सकते हैं। कालांतर में ऐसा हुआ भी है। 1980 में आप देखिए के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और सितंबर अक्टूबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार थी। वर्ष 1984 तक कांग्रेस के गांधीवादी नेता और देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे
गुलजारी लाल नंदा के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता और पूर्व मंत्री दाऊद दाऊ दयाल खन्ना राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। चूंकि उनकी शक्ति सीमित थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मोरोपंत पेंगले और अशोक सिंघल का साथ मिला, और जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को अतुलनीय गति प्रदान की। इस सांस्कृतिक संघर्ष में जनमानस को जोड़ने में आडवाणी जी की अध्यक्षता में 9/11 जून 1989 को पारित भाजपा के पालमपुर घोषणा पत्र और उनके नेतृत्व में सितंबर-अक्टूबर 1990 में निकाली गई रथ यात्रा ने अग्रणी भूमिका निभाई। 1987 में एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में आडवाणी जी ने कहा था कि भारतीय मुसलमानों के किसी भी वर्ग के लिए स्वयं को बाबर के साथ जोड़ना वैसा ही है जैसे ईसाई समाज दिल्ली में गांधी जी की मूर्ति के स्थान पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाने के लिए इसलिए जिद करे कि वह ईसाई थे। गांधी जी हिंदू थे, परंतु वह इस देश के हैं और जॉर्ज पंचम नहीं है। और आप देखेंगे इसी तरह श्री राम देश के हैं। इतिहास और सांस्कृतिक मुद्दे पर मैं मुस्लिम नेतृत्व से विनती करूंगा कि यदि इंडोनेशिया के मुसलमान राम और रामायण पर गर्व कर सकते हैं तो भारतीय मुसलमान क्यों नहीं। आडवाणी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या की नब्ज पर सीधा हाथ रखा था। सच तो यह है कि भारतीय मुस्लिम समाज का एक वर्ग आज भी गौरी गजनबी, बाबर खिलजी, अब्दाली, औरंगजेब रूपी उन इस्लामी आक्रांताओं को अपना नायक मानता है जिन्होंने इस भूखंड की सांस्कृतिक अस्मिता रोनने का प्रयास किया। आडवाणी जी ने सदैव राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता दी। जब वह राम जन्मभूमि मामले में अपनी रथ यात्रा को लेकर राजनीति के शिखर पर थे, तब उन्होंने वर्ष 1995 में मुंबई के भाजपा महाधिवेशन में बतौर पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इस पर आडवाणी जी को अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैंने किया वह कोई बलिदान नहीं, वह उस तर्कसंगत मूल्यांकन का परिणाम है कि क्या सही है और क्या पार्टी तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है। यही विशेषताएं आडवाणी जी को भारत रत्न बनाती है। स्तंभकार हाल में प्रकाशित पुस्तक ट्रस्ट विद अयोध्या डिकोलाइजेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं। इनका नाम है बलवीर पुंज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन्हें आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती। पिछले दिनों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की रिपोर्ट की चर्चा देश भर में हुई है। यह रिपोर्ट प्रथम नामक एनजीओ द्वारा 2005 के बाद लगभग प्रति वर्ष देश के समक्ष आती रही है, और इसके अनुसार ऊंची कक्षाओं में पहुंच चुके अधिकांश बच्चे भी कक्षा 2 या 3 की गणित, भाषा या अन्य विषयों में अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और स्पष्ट है कि कोई विद्यार्थी यदि कक्षा 7 में पहुंचकर कक्षा 3 का गुणा भाग नहीं सीख पाया तो वह भले ही प्रति वर्ष सफल होता रहे, लेकिन कभी भी आत्मविश्वास युक्त एक ऐसा युवा नहीं बन पाएगा जो अपेक्षित स्तर के कौशल तथा ज्ञान से युक्त होकर अपने कार्यस्थल पर गुणवत्तापूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। और आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति पिछले अनेक दशकों से अत्यंत चिंताजनक रही है। और इस वर्ष की असर की रिपोर्ट कहती है कि 14 से 18 वर्ष के लगभग 90% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं। 43.7% लड़कों के पास अपने स्मार्टफोन है, जबकि केवल 19.8% लड़कियों ही इतनी भाग्यशाली हैं। यह भी अत्यंत निराशाजनक है कि 14 से 18 वर्ष के 21% ग्रामीण बच्चे इस जिज्ञासा का कोई उत्तर नहीं दे सके कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे अधिक 13% ने पुलिस और 11.4% ने अध्यापक बनने की इच्छा व्यक्त की है। और अपने अनुभव के आधार पर मेरा निष्कर्ष पर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में 14 से ऊपर की आयु वर्ग के युवाओं में निराशा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वे अपने आसपास हो रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को देखते हैं, उन्हें लगने लगता है कि जो घोर प्रतिस्पर्धा उनके समक्ष आने वाली है उसके लिए आवश्यक संसाधन और स्रोत जुटा पाना असंभव होगा। और ऐसी स्थिति में यह वर्ग बड़ी अपेक्षाएं नहीं करता है और उसे सबसे अधिक संभाव्य अध्यापक बनना प्रतीत होता है। और इसमें आसपास के इलाकों में पद स्थापना की संभावना अधिक होती है। और नई शिक्षा नीति यह स्पष्ट करती है कि आगे के वर्षों में अध्यापकों की नियुक्ति केवल नियमित आधार पर ही की जाएगी। अस्थायी नियुक्तियों का चलन बंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें गुणवत्ता नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। राज्य सरकारें इस संस्कृति को कितनी प्राथमिकता देंगी यह देखना होगा। आज भारत उस दौर में पहुंच चुका है जहां आप देखिए माता पिता अपने लड़कियों को समान रूप से शिक्षित करना चाहते हैं। उन्हें अब अच्छी गुणवत्ता और कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा स्कूलों में चाहिए। और पर अनेक प्रकार के सुधारों के बाद भी आप देखिए 1960 के पश्चात लगातार गिर रही सरकारी स्कूलों की साख अभी भी सुधार की दिशा में अग्रसर नहीं है। यह कड़वा सत्य है कि इसे स्वीकार करने पर भी इन स्कूलों की साख और स्वीकार्यता बढ़ने के
प्रयास ईमानदारी से प्रारंभ हो सकेंगे। यदि लोगों के पास विकल्प के रूप में पूरी तरह से तैयार सरकारी स्कूल उपलब्ध हों तो वह अपने बच्चे भेजेंगे। भारत सरकार ने अभी पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। पहले से भी देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विश्वविद्यालय, मिलिट्री स्कूल, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय जैसे स्कूल स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होने के कारण ये सभी की पहुंच से दूर ही हो रह जाते हैं। पीएम श्री स्कूलों से अच्छे स्कूल का देश भर में आप देखिए फैलाव बढ़ेगा और इसका असर अन्य स्कूलों पर भी बढ़ेगा। राज्य सरकारें यदि स्कूल के प्रति अपनी प्राथमिकता ऊंची करें और आवश्यक भौतिक तथा मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने में कोताही ना करें तो वे स्वयं भी पीएम श्री जैसे स्कूलों का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उन्हें देशों का भविष्य सुनहरा है और जहां ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राथमिकता स्वीकार होगी, जो राष्ट्र नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करने में कोई कोताही नहीं करेंगे। भारत में अभी भी 50-60% से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां कई प्रकार की कमियां लंबे समय तक बनी रहती हैं और इनमें कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन उन सुधारों की निरंतरता प्रयास शिथिल हो जाती है। और स्कूलों का समय से खुलना और प्रतिदिन वहाँ पर आप देखिए हर अध्यापक द्वारा अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया जाना आज भी भारत में व्यवस्थित नहीं हो पाया है। और इसमें तो आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नैतिकता, अनुशासन तथा ईमानदार अधिकारियों की सख्त आवश्यकता है। ऐसा तब संभव होगा जब देश के शिक्षक दिनादिन कार्य संस्कृति में नैतिकता, समय पर उत्तरदायित्व निर्वाह और समाज के प्रति कर्तव्य समर्पण को उजागर करते रहें। और प्रसिद्ध आप देखते हैं कि चिंतक और दार्शनिक गुरनार मेंडल ने बहुत पहले कहा था कि विकासशील देशों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। भारत को इस दिशा में बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की है और अपेक्षा की है कि आगे चलकर अध्यापक प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में बड़े सुधार किए जाएंगे और इसे युद्ध स्तर पर करना होता है, क्योंकि एक अपूर्ण अध्यापक हजारों बच्चों के जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियां सम्मिलित कर सकता है। और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नैतिक मूल्यों, नैतिकता आधारित प्रबंधन और समर्पित कार्य संस्कृति के अनुकरणीय स्थल के रूप में अपने को विकसित करना होगा। यह करना ही होगा, कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सुगंधित जीवन। पृथ्वी पर मनुष्य अन्य जीवों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके पास तन मन के अलावा मनन की भी शक्ति है, जबकि अन्य जीवों के पास तन मन तो है पर मनन की क्षमता नहीं है। मनुष्य ही अच्छे बुरे में फर्क करना तथा उसके परिणामों के बारे में जानता है। अच्छा कर्म करेगा तो वह सिर उठाकर जीवन जिएगा, उसका आत्मबल सशक्त होगा तथा किसी से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकेगा, क्योंकि गलत कामों में लिप्त व्यक्ति का आत्मविश्वास सबसे पहले कमजोर होता है और वह अपनी गलतियों को छुपाने में ही लगा रहता है। संसार में सभी मनुष्यों की संरचना एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत आप देखिए रंग रूप आदि छोड़ दिए जाएं तो सभी के जीने का तरीका एक जैसा ही रहता है। सभी जीने के लिए प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन के लिए आहार लेते हैं, प्यास बुझाने के लिए जल पीते हैं, वस्त्र पहनते हैं। शरीर संचालन की प्रक्रिया भी एक ऐसी ही होती है, लेकिन चिंतन के धरातल पर सभी का स्तर अलग अलग होता है। और आनंद सभी जीवों की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हर जीव आनंद से निर्मित हुआ है और जब यह निश्चित है कि बिना आनंद के जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा तो चिंतनशील मनुष्य को चाहिए कि वह आनंद की आबो हवा में सांस लेने का उपक्रम भी करे और इसके लिए खुद या अपने परिजनों के आनंद तथा सुख के लिए जो भाव मन में रखता है उसका विस्तार करे। वह यह सोचे कि जिस तरह सुख का जीवन वह जीना चाहता है वैसे ही तो परिवार तथा रिश्तों के लोग भी जीना चाहते होंगे। इस तरह वह देखेगा कि सभी तक उसका जो संकीर्ण सोच था, जिस तरह आप देखिए जिस तरह का जीवन जी रहा था उसमें कितना बदलाव आ गया। व्यक्ति दूसरों की को खुशी का इत्र लगाएगा तो उसकी भी अंगुलियां सुगंधित हो जाएंगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। निशाने पर आप देखिए विपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल उनके नकारात्मक और विरोध के लिए विरोध और विभाजनकारी रवैये को भी ही उजागर नहीं किया, बल्कि अपने इस आत्मविश्वास का भी खुलकर प्रदर्शन किया है कि उनकी सरकार और बड़े बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आने वाली है। उसी की बात हो रही, 370 हटाने की बात हो। सुनहरा अवसर। तो बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी दशा सुधारने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना एक वरदान की तरह है।
यदि इस योजना को उद्यम की तरह लिया जाए जैसा कि सरकार की अपेक्षा है, निश्चित रूप से ऐसे परिवारों को लाभ होगा। और जाति आधारित गणना में ढूंढे गए ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। आर्थिक तंगी की स्थिति में कई बार लोग सरकारी सहायता को पूंजी के रूप में ना लेते हुए आमदनी के रूप में ले लेते हैं। यही समस्या पैदा होती है। जब मूलधन ही नहीं बचेगा तो जिस उद्देश्य के लिए राशि दी गई वह पूरा कैसे होगा। और इस मोर्चे पर सरकार और संबंधित व्यक्ति के स्तर पर सतर्कता की जरूरत है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवेदन के लिए पोर्टल की सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आवेदनों की जांच परख भी होगी और इसी आधार पर पात्रों का चयन होगा। ऐसे परिवारों की संख्या 94 लाख है, लेकिन योजना को कई चरणों में पूरा किया जाना है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि संबंधित उद्यमी के उत्पादन और उसके विपणन की व्यवस्था को भी दिशा देनी होगी। बाजार में उत्पादन की गुणवत्ता अहम पक्ष है और निश्चित रूप से इसके लिए विभिन्न कार्यों में लगे लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। अपने उत्पाद की वे कैसे सम्मानजनक कीमत प्राप्त कर सकते हैं और इसकी राह में भी दिखानी होगी। जाहिर है कि उचित कीमत न मिल पाने की स्थिति में उत्पादक उदासीन हो जाते हैं। यही उस समस्या खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। कुशल लोगों को यदि यह एहसास होता रहे कि कड़ी मेहनत का लाभ उन्हें हर हाल में मिलेगा तो वे उदासीन होकर अपना उद्यम बंद नहीं करेंगे। ये महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश, तो अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। केंद्र सरकार ने कार्बल में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए सड़क निर्माण करने वाली पंजीकृत महिला कर्मियों को 2 प्रसूतियों के लिए 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। और इसके तहत कंपनियों को लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाने और कार्बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करना होगा ताकि उनका सुपरवाइजर उनके वेतन में कटौती ना कर सके। महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है। वर्तमान में वे घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। विज्ञान, तकनीक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि वे चुनौती भरे कार्यों को अंजाम देने में समर्थ नहीं है। सूर्य और चंद्रयान मिशन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका ने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित भी किया है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय तक में महिलाएं न केवल शामिल हैं बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व भी कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं द्वारा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है। उन्हें बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार ने मार्च 2018 में मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 अधिसूचित किया था और इसके तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान के लिए अनिवार्य किया गया था कि उनके पास निर्धारित दूरी के भीतर पालना घर हो और प्रत्येक कामकाजी महिला को अपने काम के साथ बच्चे को भी पूरा वक्त देना चाहिए। ऐसे में मातृत्व अवकाश उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इस दौरान मिल रहे वेतन से वह अपने परिवार और बच्चे दोनों की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाती है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य से बेहतर भविष्य जुड़ा है और बेहतर भविष्य तभी होगा जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सड़क निर्माण करने वाली महिला कर्मियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती है और वर्तमान में देश में महिला श्रम बल की भागीदारी 37% है। इस दिशा में सड़क निर्माण में कार्य करने वाली महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सराहनीय है और इससे सड़क निर्माण करने वाले हजारों महिला कर्मचारियों उनके बच्चों को लाभ मिलेगा और वे उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहेंगे। अच्छा आर्टिकल लिखा है। इन्हीं पॉइंटों का उपयोग आप लोग करते हैं निबंध में, समझ रहे हैं, आंसर राइटिंग में, तो याद रखा करिएगा। ये भी पढ़ लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं और इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहाँ से पढ़ लेना आप। ये न्यूरालिंक चिप संभावनाएं अपार किंतु दुरुपयोग की आशंका है। अभी हाल ही में मानव के दिमाग में चिप लगाने की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर ये लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं, अच्छा आर्टिकल है। एलन मस्क ने न्यूरालिंक चिप के बारे में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पूर्व में ट्विटर पर लिखा है कि प्रारंभिक नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं और ये न्यूरालिंक न्यूरॉन स्पाइक का पता लगाने की उम्मीद जगाते दिखते हैं। दरअसल न्यूरॉन स्पाइक के विद्युत संकेत होते हैं और जिससे न्यूरॉन आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। मस्क ने इसके बाद लिखा है कि न्यूरालिंक के पहले उत्पाद को टेलीपैथी के नाम से जाना जाएगा और इस कंपनी का दावा है कि ब्रेन चिप इम्प्लांट का प्राथमिक उद्देश्य दृष्टिहीनता, बहरेपन, टिटनेस, मस्तिष्क आघात या फिर जन्मजात न्यूरोलॉजिकल विकारों से ग्रस्त रोगियों के जीवन को आसान बनाना है।
और ब्रेन चिप इम्प्लांट केवल सोचने मात्र से आपके मोबाइल व कंप्यूटर और उसके माध्यम से लगभग किसी भी डिवाइस के नियंत्रण को सक्षम बना देता है। इसके आरंभिक उपयोगकर्ता वे दिव्यांग होंगे जिनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। सीधा सा आप समझिए, अभी हम ये माउस चला रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें किस लाइन को अंडरलाइन करना है, कहाँ हमें रखना है माउस का एक पॉइंट, ये सब हमारे दिमाग में सोचेंगे ना तो चलने लगेगा अपने आप। इस तरह से लिंक रहेगी वो चिप। अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने मई 2023 में न्यूरालिंक को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दी थी और इसके बाद सितंबर में कंपनी ने घोषणा की थी कि वह अपने शुरुआती परीक्षण के लिए उपयुक्त लोगों की तलाश कर रही है। इसलिए मनुष्य में चिप इम्प्लांट की हालिया घोषणा ने तंत्रिका विज्ञानियों को आश्चर्यचकित नहीं किया और उनके लिए यह खबर काफ़ी हद तक अपेक्षित ही थी। और यह कल्पना ही बड़ी रोमांचक लगती है कि हमारे दिमाग में एक चिप इम्प्लांट कर दिया जाए तथा हम हाथ पैर हिलाए बिना बस पड़े रहें और हमारे सोचने भर से ही मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और जैसे डिवाइसेस काम करने लगें। इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट की खबर के साथ यह कल्पना अब वास्तविकता का रूप लेने की ओर अग्रसर है। अगर न्यूरालिंक का यह प्रयोग पूरी तरह सफल होता है तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। और वर्ष 2016 में मस्क ने कुछ विज्ञानियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी का उद्देश्य ऐसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक का आविष्कार करना है और जिससे मनुष्य अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सके। और लंबे समय से विज्ञानियों की यह मान्यता है रही है कि मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने से मस्तिष्क के जटिल रहस्यों को समझा जा सकता है और शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। और इसका सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो किसी वजह से अपने हाथ पांव नहीं चला सकते हैं, अपने मन में चल रही बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इससे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि को चलाने या नियंत्रित करने के लिए हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी और मूक बधिर भी मशीनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे तथा बाहरी दुनिया से संवाद भी कर सकेंगे। दिसंबर 2022 में एक वेब शो के दौरान मस्क ने न्यूरालिंक की सफलताओं और उपलब्धियों को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि कंपनी द्वारा निर्मित ब्रेन चिप को मानव परीक्षण के बाद वह स्वयं डेमो के तौर पर अपने दिमाग में इम्प्लांट करवाएंगे। इस वेब शो में एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया था जिसमें एक बंदर अपने हाथों का उपयोग किए बिना अपने दिमाग की मदद से टाइपिंग करता दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 6 सप्ताह पहले बंदर के दिमाग के भीतर एक ब्रेन चिप इम्प्लांट किया गया था। यह चिप कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन और दिमाग के बीच एक इंटरफेस का काम कर रहा था और इससे भविष्य में हम सोचने भर से ही मशीनों को संचालित कर सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा ही है और मसलन लकवाग्रस्त लोगों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना जिससे वे सोचने भर से अपनी जरूरी काम कर सकें। इसके समर्थक कहते हैं कि याददाश्त घटने, बहरापन, नेत्रहीनता, अवसाद, पार्किंसन, मिर्गी और नींद न आने जैसी परेशानियां भी इस तकनीक से दूर की जा सकेंगी। और एलन मस्क के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर मनुष्य की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बहुत जरूरी है और न्यूरालिंक इसे विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। उनके शब्दों में लंबी अवधि में इस तकनीक का प्रयोग एआई से हमारे अस्तित्व संबंधी खतरे को दूर करने में भी किया जाएगा। संभवतः यहाँ मस्क हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स की ओर संकेत कर रहे थे जिसमें एआई से लैस कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है और इंसान अपने दिमाग में ऐसा ही एक कोई यंत्र इम्प्लांट करके दिमागी स्तर पर उस कंप्यूटर प्रोग्राम से लड़ते हैं और एआई पर जीत हासिल करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की सहायता से मनुष्य स्वयं को अपग्रेड कर सके, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के चलते हुए किसी बड़े खतरे में पड़ जाए। क्या होगा अगर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से संचालित किसी के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को हैक कर लिया जाए? ताकतवर लोग इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह होगा कि मानव मस्तिष्क का नियंत्रण कंप्यूटर से होगा या फिर कंप्यूटर ही दिमाग को चलाएगा। अगर कंप्यूटर ही दिमाग को नियंत्रित करेगा तो 21वीं सदी में वैश्वीकरण और मशीनीकरण के विस्तार के साथ शताब्दियों में से चली आ रही मनुष्य की बल और बुद्धि की श्रेष्ठता की खत्म हो जाने का खतरा मंडराने लगेगा। इतना ही नहीं, यह भी डर है कि इससे किसी इंसान की याददाश्त का कोई खास हिस्सा हटाकर या जोड़कर उसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा प्राइवेसी निजता का है, क्योंकि यह किसी के दिमाग की सभी जानकारियां, समस्त अनुभवों, यहाँ तक कि सारी निजी बातें इकट्ठी करके इस चिप में डाल देने जैसा है। और बहरहाल कोई चिप दिमाग की मदद के नाम पर देह और दिमाग दोनों को नियंत्रित करे, इस बात से पूरी दुनिया के विज्ञानी क्या है, चिंतित हैं का?
विज्ञानी और दर्शन शास्त्री दोनों ही चिंतित हैं। अगर हम इसके दुरुपयोग की आशंकाओं और चुनौतियों को दूर या फिर कम करने में सक्षम हो सके तो निश्चित रूप से भविष्य में न्यूरालिंक चिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। चिप के माध्यम से वाहनों पर नियंत्रण की बात भी हो रही है। सोचने से चलेंगे मोबाइल और कंप्यूटर। देखते हैं क्या होता है। एक क्या किया आपने देश के लिए, खरी खरी तंज कसा जाता है। 40 सीटों वाली भविष्यवाणी के मायने, ये ममता बनर्जी राजनीति की बातें हो रही हैं। रोजगार सृजन में अहम भूमिका। कृषि क्षेत्र के बाद कम पूंजी लागत पर सर्वाधिक रोजगार का सृजन करके देश के विकास में एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लिहाजा इससे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में 22,138 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम पैमाने के उद्यम क्षेत्र में अधिक क्लस्टर और नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। और वस्तुतः एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और औद्योगिक उत्पादन का लगभग 30% एमएसएमई क्षेत्र से आता है। देश से होने वाले निर्यात में इनका योगदान लगभग 40% है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इन उद्योगों से लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्र का मजबूत होना आवश्यक हो जाता है। वैसे भी कोविड ने इस क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनकी उद्यमियों की समस्याएं भी हैं। उत्पादों को बिकने के बाद भुगतान देरी से होने के कारण वे आगामी आदेश के लिए कच्चा माल नहीं खरीद पाते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह से आप देखेंगे, ये है आपके संपादकीय पाठ की कहानी। अब आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है।